जब रवाना किया गया था तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में समस्त चर्च में पादरियों द्वारा यह प्रार्थना करवाई गई कि हे जीसस, वास्को डी गामा को सफल करना ताकि काली मिर्च ला सके, इंडिया प्राप्त कर सके। क्या रोमांच रहा होगा उनमें भारत के प्रति, क्या आकर्षण रहा होगा भारत के प्रति कि पूरा देश इस बात की प्रार्थनाएं प्रेयर कर रहा था कि हमें इंडिया जाके आना है। वास्को डी गामा को इसके लिए तैयार किया जा रहा था। वास्को डी गामा वहां से निकलता है, केप ऑफ गुड होप तक आता है। केप ऑफ गुड होप पर उसे अपने गुज्जू भाई मिलते हैं। गुजरातियों के खून खून में व्यापार बसा हुआ, व्यापार किया करते थे। और एक व्यापारी थे अब्दुल मनिक नाम के व्यापारी थे। वो केप ऑफ गुड होप पर मिले, अपना जहाज लगा के आवाज लगा ही रहे थे, इंडिया इंडिया इंडिया, 5 रुपए 10 रुपए इंडिया। वास्को डी गामा ने कहा कि मैं चलना चाहता हूं। उसने कहा फॉलो मी। तो इंडिया लाने वाला जो उनका गाइड था, जो उनका मार्गदर्शक था, वो एक गुजराती बंदा था जिसका नाम क्या था, अब्दुल मनिक नाम का एक गुजराती था। वहां से आए वो, और सबसे पहले अब्दुल मनिक ने उनसे पूछा कि भाई इंडिया बहुत बड़ा है, कहां जाना चाहते हो। वास्को डी गामा ने कहा कि वहां जहां से मसाले मिले, स्पाइसेस मिले, काली मिर्च मिले। उसने कहा ये तो हमारे सबसे अच्छी केरला में मिलती है। भारत का सबसे सीमावर्ती राज्य, पश्चिमी तट पर उसका एक बंदरगाह कालीकट, और वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर आता है। वेस्टर्न कोस्ट का अपना एक बंदरगाह था। 1498 में वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। छोटी क्लासों से पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने की, हम पढ़ते हैं वास्को डी गामा। तब लगता था कि क्या भारत खो गया था कि उसकी खोज करनी पड़ी। एग्जैक्टली यूरोपियन द्वारा वो मार्ग खो चुका था जिससे वे भारत आया करते थे। क्योंकि हिस्ट्री यूरोपियंस ने लिखी, इसलिए हमें लिखना शुरू कर दिया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, बाकी भारत यही था। वो उस रास्ते को भूल गए थे, उस रास्ते की खोज की थी। वास्तव में तो ये है कालीकट बंदरगाह पर वो सबसे पहले 1498 में आता है। दोनों तीनों बातें याद रखना। बार्टोलोम्यू डियाज, अब्दुल मनिक नामक गुजराती, इसका मार्गदर्शक था। इसका किसका? तो वास्को डी गामा। कालीकट के जमोरिन ने इसका स्वागत किया। जमोरिन, कालीकट के राजा को जमोरिन बोला करते थे। जैसे मैं कहूं कि दिल्ली के राजाओं को मुगल बादशाह कहा जाता था, या उससे पहले उन राजाओं को सुल्तान कहा जाता था, या मैं कहूं कि मेवाड़ के राजाओं को राणा कहा जाता था, या जैसलमेर के राजाओं को महारावल कहा जाता था। टाइटल होता है। वैसे ही वहां पे राजा को बोलते जमोरिन थे। जैसे रसिया में राजा को बोलते जार, वैसे कालीकट में राजा को बोलते जमोरिन। हमें नाम नहीं पता क्या है, जमोरिन इसका टाइटल है। जमोरिन को जब पता चला कि गोरा बिजनेस करने के लिए आया हुआ है, तो अपने वाले खूब राजी होते कि कोई बाहर से आता तो अपने वाले लगता गिफ्ट लाएगा। हालांकि जमोरिन वास्को डी गामा के गिफ्ट से राजी नहीं हुआ था। वास्को डी गामा को साधारण से 2-4 बर्तन ये लेके आया था। जमोरिन ने कहा क्या लेके आए, पर जमोरिन स्वागत करता है दिल खोल के, पधारो हमारे देश। हालांकि यूरोपियन से पहले हमारा व्यापार करते थे अरब, और अरबों ने विरोध किया। अरबों ने कहा जमोरिन को कि जमोरिन ये गोरे बहुत खराब लोग हैं और तुम इनसे बिजनेस मत कीजिए, ट्रेड मत कीजिए, हमारे साथ ही ट्रेड कीजिए। जमोरिन ने कहा बाकी छोड़ यार, तू ये देख कितना गोरा आदमी है, इससे नहीं मिले तो किससे मिलेंगे। जमोरिन गया, स्वागत करता है। हालांकि वास्को डी गामा के जो गिफ्ट थे उनसे वो निराश होता है, और शुरू में वो कहता है कि मैं कोई बिजनेस नहीं करने दूंगा। वास्को डी गामा अपने साथ तोपें लेके आया था। उसने कहा मैं कालीकट का महल उड़ा दूंगा। तो जमोरिन ने कहा यार लड़ाई की कहां हो सकता है, प्यार से बात हो सकती, गुड़ दिया मरे जहर क्यों देवणो। उसने कहा ठीक है भाई, कर लो बिजनेस। वास्को डी गामा यहां से खूब सारे सामान खरीदता है, और जब वापस पुर्तगाल में जाकर उन सामानों को बेचता है तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसको कितना फायदा हुआ था। 60 टाइम प्रॉफिट हुआ था उसको, 60 गुना फायदा। 1 रुपए की काली मिर्च वहां पर 60 रुपए में बिकी होगी। यहां पर वो 1 रुपए किलो में लेके गया तो वहां पे 60 रुपए किलो में। क्या डिमांड रही होगी उस चीज की। पहले ये जो फायदा था इसको बीच में अरब खा जाया करते, कि मान लो अरब अपने से 1 रुपए किलो में लेके जाते तो यूरोप में जाके 40 रुपए किलो में बेचते, फिर यूरोप वाला व्यापारी अपने देश में जाके 60 रुपए किलो में बेचता, तो बीच में 40 ये खा गया, 20 रुपए वो खा गया। अब डायरेक्ट वास्को डी गामा के वो 60 गुना फायदा हुआ था। कोई आपसे पूछेगा कि भारत के साथ व्यापार में वास्को डी गामा को कितना फायदा हुआ था,
तो कितना फायदा हुआ था उसे? तो 60 गुना का फायदा हुआ था उसको। आगे बढ़ते, ये वास्को डी गामा। वास्को डी गामा गया और उसने जाकर, अरे मजे हैं, जाओ कोई और जाओ बिजनेस करो वहां पे जाके। तो जो दूसरा पुर्तगाली यात्री आया था उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये एस होना चाहिए भाई, देखना यहां पे, देख लेना आप इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े। कैब्राल, CA, चेक करना आप नाम थोड़ा सा और। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल दूसरे पुर्तगाली यात्री के रूप में, अल्वारेज है तो भाई ये लिखने वाले सही नहीं लिखते थोड़े, आप थोड़े नाम देख लेना। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल दूसरे यात्री के रूप में भारत आया था। नाम याद रहे आपके, क्योंकि पहला पुर्तगाली यात्री कौन था ये हम तीसरी क्लास से पढ़ने लग जाते हैं, वास्को डी गामा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो RS के लेवल का क्वेश्चन वो पूछ ले आपसे, पर वो ये तो पूछ ले कि दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था, वास्को डी गामा को फॉलो कौन कर रहा था, वास्को डी गामा के बाद आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था, तो वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। दूसरा यात्री आया, अब वो लगातार आने शुरू हो गए। वास्को डी गामा के भी उसके बाद में 2-3 बार और आया था आपने। वास्को डी गामा की फाइनली डेथ ही अपने इंडिया के अंदर ही हुई थी। अब उनका सिस्टम क्या कि वो यहाँ पे आते, सामान खरीदते, वापस जाते, फिर आते, फिर सामान खरीदते, वापस जाते। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, 4 बंदे यहीं छोड़ दें, वो सामान खरीद के तैयार रखें और अपना जैसे जहाज आए सामान डाल दे ले जाए, तो एक खरीदने वाला नहीं चक्कर नहीं पड़ेगा, कर ये काम ठीक। तो गोदाम बनाया, 4 बंदों की ड्यूटी लगाई कि तुम यहीं रहो, सामान लेके खरीद के पहले से तैयार रखा करो, इंडिया वालों से मोल भाव करके लेके आने का सारा काम तुम्हारा, आते ही जहाज के अंदर डाल दो, हम ले जाए। का ठीक। वो उनके जो गोदाम हुआ करते थे उन गोदामों को बोलते थे फैक्ट्री। ध्यान रखना, नॉर्मली फैक्ट्री का मीनिंग होता है वह स्थान जहां पे कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता हो, जहां पे कुछ बनता हो। कि आप और मैं कहीं साथ जा रहे हैं और मैं आपको कहूं कि ये फैक्ट्री है, आपका अगला सवाल मुझसे होगा कि सर किसकी? चाय, साबुन, चप्पल, क्या बनता है यहां पे? इसका मतलब कुछ ना कुछ बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसको हम फैक्ट्री कहते हैं। पर अगले कुछ दिनों तक जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, मैं जहां जहां फैक्ट्री बोलूं उसका मतलब है गोदाम, कि वहां पे सामान स्टोर करके रखते थे ये लोग अपना। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो लगाई वो कोचीन के अंदर पहली फैक्ट्री लगाई। केरला में कोचीन पड़ता है आपके। कालीकट और कोचीन एक दूसरे की प्रतिद्वंदी रियासतें हुआ करती थी, ओपोनेंट प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। तो शुरुआत में भले बिजनेस इन्होंने अपना कालीकट से शुरू किया होगा, पर बाद में कोचीन वाले राजा ने इनको कहा कि इधर आओ यार, मैं पूरी सुविधाएं दूंगा। तो इन्होंने 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली थी। याद रखना क्या काम है फैक्ट्री वालों का। फैक्ट्री में यहाँ पे 5-7 बंदे रहते हैं उनके यहाँ पे, और वो जो है वो सामान इकट्ठा करके तैयार रखते हैं। अब जैसे ही उनका एक्सप्लोरर आता है इधर, उसको सामान डाला, वो सामान ले गया। पर अब दूसरे लफड़े में, जब कोई सामान खरीदने के लिए जाता है मार्केट के अंदर, इंडियन से मोल भाव करता है, तो कई बार उनमें आपस में झड़प हो जाती, लड़ाइयां हो जाती। इंडियन ने पैसे नहीं दिए या उसने पैसे नहीं दिया, आपस में मारपीट हो गई, मुकदमा चला तो अंदर ले जाके जेल में डाल दिया इनका जो बंदा था उसको। या जिस क्षेत्र में जाते वहां का जो भी जमींदार लैंडलॉर्ड होता, या वहां का जो भी कोई राजा होता, वो टैक्स बढ़ा देता, चलता है टैक्स बढ़ा देता। अब इनको एक ऐसे आदमी की आवश्यकता थी उस फैक्ट्री में जो इनके पॉलिटिकल काम भी कर सके। राजा से जाके बात करनी, मुकदमा हो गया तो छुड़वाना किसी को जाके, टैक्स कम करवाने, इन सब चीजों की बात करने के लिए एक बंदा चाहिए। कि फैक्ट्री में बाकी सब तो ट्रेड से संबंधित लोग हैं, एक बंदा तो ऐसा हो जो पॉलिटिकल चीजें भी तो देखे। यार बात सही है। तो 1505 से इन्होंने अपना एक बंदा इन कामों के लिए अपॉइंट करना शुरू किया, जिसको ये बोलते थे गवर्नर। और 1505 में इन्होंने जो अपना पहला गवर्नर बनाया था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम का व्यक्ति था, वो इनका पहला गवर्नर था। मैं पूछूं पुर्तगालियों का पहला यात्री कौन था, आप कहोगे वास्को डी गामा। मैं कहूं पुर्तगालियों का दूसरा यात्री कौन था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। मैं कहूं पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, कोचीन 1503। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505। ये नाम याद रखना थोड़ा, ये पहला गवर्नर था अपना। 1505 के अंदर इसको यहां पे लेके आए थे। 1505 से 1509 तक ये रहा। 1509 में एक नया गवर्नर भारत में आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये अफांसो नहीं है भाई, अल्फांसो। इंग्लिश में भी सही करना।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 के अंदर एक नए गवर्नर के रूप में भारत आता है। वैसे तो ये सेकंड गवर्नर था, पर हम कहते हैं कि पुर्तगाली एम्पायर को भारत में किसी ने स्टेब्लिश किया था तो वो अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप कहोगे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। भले ही वो सेकंड गवर्नर था, 1509 के अंदर आया था, लेकिन वह जो बंदा था वो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। इसका नाम सबसे अधिक याद रखना। वो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। और जो पुर्तगाली साम्राज्य हुआ करता था भारत में, जिस क्षेत्र पर उनका अधिकार हुआ करता था, उसको अपनी भाषा में बोलते थे एस्तादो डी इंडिया। तो कोई पूछेगी एस्तादो डी इंडिया क्या था, तो भारत में जो पुर्तगाली एम्पायर था, जितनी लैंड पर उनका कब्जा था, जिन क्षेत्रों पर उनका कब्जा था, उसको क्या बोलते थे, तो एस्तादो डी इंडिया बोला करते थे। रियल फाउंडर कौन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ये जो भी उनका क्षेत्र है, टेरिटरी जो भी है, उसको क्या बोलते हैं, तो एस्तादो डी इंडिया बोला करते थे। अच्छा, आप अल्बुकर्क को रियल फाउंडर क्यों मानते हो भाई? अल्बुकर्क ने ऐसा क्या किया? विस्तार किया अल्बुकर्क ने। उसी समय आप जब मिडिवल पढ़ोगे तो नरेंद्र सरोवर पढ़ाएंगे आपको, या बताएंगे कि अपने दक्षिण भारत में एक रियासत हुआ करती थी विजयनगर, और विजयनगर के राजा हुआ करते थे महान कृष्णदेव राय। अंग्रेजों ने कृष्णदेव राय को, सॉरी पुर्तगालियों ने कृष्णदेव राय को जाके कहा कि यार हमें भटकल में फैक्ट्री लगानी है। उसके राज्य में एक जगह थी भटकल, आप पता हो तो एक टेररिस्ट बीच में पकड़ा गया था यासीन भटकल, कि हमें भटकल में फैक्ट्री लगाने दे। कृष्णदेव राय की उसमें बीजापुर वालों के साथ लड़ाई चल रही थी। बीजापुर के राजा हुआ करते थे यूसुफ आदिल शाह, तो बीजापुर वालों के साथ उसकी लड़ाई चले। उसने कहा कि यार मैं आपको भटकल में फैक्ट्री लगाने दूंगा, पर मेरा एक काम आपको करना पड़ेगा। पुर्तगालियों ने कहा बताओ क्या काम? कि तुझे बीजापुर पर आक्रमण करना पड़ेगा। पुर्तगालियों ने कहा कि इससे हमारा क्या फायदा होगा, कि तुम बीजापुर पर अटैक करो और बीजापुर वालों के पास में एक तट पर बहुत सुंदर सा जगह है, तुम उसको प्राप्त कर लो। कौन सी जगह है? का गोवा। गोवा बीजापुर वालों के पास में हुआ करता था, और तुम्हारे तट पे काम आएगी, इधर का इधर बिजनेस करते रहना आपने। पुर्तगालियों ने कहा इसमें तेरा क्या फायदा है? कृष्णदेव राय ने कहा कई बार फायदे नहीं देखे जाते, दूसरे की हानि भी अपना फायदा होता है। तुम बीजापुर वालों पे अटैक तो करो। पुर्तगालियों ने बीजापुर वालों पे अटैक किया। अल्बुकर्क उनका गवर्नर हुआ करता था, और 1510 के अंदर वो बीजापुर वालों से गोवा छीन लेते हैं। तो गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कब कर लिया था? तो 1510 में गोवा पर वो अपना अधिकार कर लेते हैं। अल्बुकर्क, अब अल्बुकर्क अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा है, तो आपको कहना पड़ेगा कि वो रियल फाउंडर था अपने आप में। तीसरा गवर्नर इसके बाद में आया निनो डी कुन्ना। एक गवर्नर है निनो डी कुन्ना नाम। तीसरा क्या आगे का एक गवर्नर है निनो डी कुन्ना। थर्ड याद नहीं रखो तो याद रखना, आपकी पुर्तगाली गवर्नर था ये, लगातार की कोई जरूरत नहीं। और निनो डी कुन्ना ने गोवा को राजधानी बनाई थी 1530 में। पहले इनका मेन सेंटर कोचीन हुआ करता था पुर्तगालियों का, लेकिन निनो डी कुन्ना ने मेन सेंटर गोवा बना लिया था। तो गोवा पे कब्जा किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में, और 20 साल बाद में 1530 के अंदर गोवा को उन्होंने अपना पुर्तगालियों ने मुख्य केंद्र बना लिया था। और दिलीप सर पॉलिटी के अंदर आपको पढ़ाएंगे कि 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा था। भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थे, भारत में सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थे। भारत भले ही 1947 में अंग्रेजों की अधीनता से आजाद हो गया हो, पर पुर्तगालियों का कब्जा हमारे पर 1961 तक था। गोवा उनकी टेरिटरी में आया करता था। बाकायदा हमारे एक मिलिट्री एक्शन द्वारा गोवा को आजाद करवाया जा सका था। उस मिलिट्री एक्शन जो हुआ था, तो आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे। मैं एक काम की बात बताऊं कि उस मिलिट्री एक्शन में अपने एक राजस्थान के एक फौजी अफसर का बहुत बड़ा योगदान था। सगत सिंह नाम का एक फौजी अफसर था, जयपुर के अंदर उनके नाम पर सर्किल बना हुआ है, सगत सिंह सर्किल। आप विकिपीडिया पे जाकर उनके बारे में और पढ़ना तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार गोवा को उस समय आजाद करवाया गया था 1961 में। तो गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों ने किया था 1530, उसको आजाद करवाया गया था जाके बाद में भारत द्वारा 1961 में। इसलिए आज भी जब आप गोवा जाते हो तो वहां पर आपको यूरोपियन कल्चर देखने को मिलती है, क्योंकि लंबे समय तक उस छोटे से भूभाग पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा, और उस छोटे से भूभाग की कल्चर को बदलने में वो लोग सफल भी हो गए थे। और मुझे इसलिए लगता है कि गोवा के बीच यदि आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है, तो उसका कारण भी पुर्तगाली थे कि उन्होंने उन बीच को बहुत अच्छा सा रखा और उन्हें टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया था।
वरना तो अपने गुजरात केरला सबके तट लगता है, बाकी जगह पे तो इतने टूरिस्ट नहीं आते जितने की गोवा जाते हैं। तो उसका एक रीजन वो भी है कि वो थोड़े से उन्होंने ढंग के रखे थे पुर्तगालियों। तो ये याद रखना भाई। अल्बुकर्क कब्जा करता है, निनो डी कुन्हा उसको अपना हेडक्वार्टर बनाता है। आप नाम देखिए इनके, बार्टोलेमू डी याज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, निनो डी कुन्हा। मुझे लगता है जैसे अपने नाम के बीच में कुमार लगाते हैं, रमेश कुमार शर्मा, सुरेश कुमार चौधरी, तो वैसे इनके अपने राम लगा लेते हैं, सिंह लगा लेते हैं, तो वैसे इनके क्या लगता होगा, डी लगता होगा। मुझे लगता है यदि मैं पुर्तगाली होता तो मेरा नाम होता राजवीर डी चल कोई, तो वैसे भाई इनके नाम के डी डी सबके लगता रहता है। तो गोवा को अपना मुख्य केंद्र बना लिया था। आगे बढ़ते हैं। ये आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क, द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। और पोर्तुगीज एम्पायर जो इंडिया में था उसको बोलते क्या थे, तो एस्तादो डी इंडिया कहा जाता था उसको। हम कहते हैं कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, पर राज तो भारत में अंग्रेजों ने किया। पुर्तगाली भारत में स्टेबिलिटी क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? ऐसे क्या कारण थे कि पोर्तुगीज डिड नॉट गेट स्टेबिलिटी इन इंडिया? हम वो कुछ कारण पढ़ेंगे कि पुर्तगाली भारत में इतने सफल क्यों नहीं हुए जितने सफल अंग्रेज हो गए। वो केवल उस छोटे से भूभाग तक सीमित क्यों रह गए, गोवा तक, वो पूरे भारत पर कब्जे क्यों नहीं कर पाए थे? एक कारण तो ये कि जब शुरुआत में पुर्तगाली आए थे तो उससे पहले अपना बिजनेस अरब करते थे, अरबों ने इनका बहुत ज्यादा विरोध किया। और चूंकि अरबों के साथ हमारा पुराना व्यापार था, इसलिए हमने भी पुर्तगालियों को ज्यादा भाव नहीं दिया, हमने अरबों की बात मानी। हमने कहा ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो हम इनको सामान नहीं बेचेंगे, हम तो तुमको ही सामान बेचते रहेंगे। तो अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था। एक तो ये रहा। फिर मैंने बताया कि हेनरी द नेविगेटर जो हुआ करता था, वो नए नए जलमार्गों की खोज करवा रहा था। तो जैसे उनको भारत मिला था, वैसे ही पुर्तगालियों ने एक और देश पर कब्जा कर लिया था, जिस देश का नाम था ब्राजील। ब्राजील पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। और ब्राजील पर केवल उन लोगों ने कब्जा ही नहीं किया, बल्कि ब्राजील में उनको गोल्ड माइंस मिल गई थी, सोने की खानें मिल गई थी। जब साक्षात सोना ही मिल रहा हो तो काली मिर्च का व्यापार कौन करे? सोना दे के काली मिर्च खरीद लेंगे। तो उनका ज्यादा फोकस जो था वो ब्राजील पर हो गया था। और ब्राजील पर पुर्तगाल ने लंबा समय तक राज किया, इसलिए आज भी ब्राजील की राष्ट्रीय भाषा पुर्तगाली है। हालांकि है तो हमारी भी राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, भले हम स्वीकार करें भले नहीं करें, भारत को कनेक्ट करने वाली लैंग्वेज अंग्रेजी है, पर अपना राष्ट्रवाद थोड़ा ज्यादा इस मामले में हावी हो जाता है, हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। ब्राजीलियों ने कहा कि कोई बात नहीं, तो भाषा भाषा है, यदि पुर्तगाली आती है तो यही हमारी राष्ट्रीय भाषा है। चूंकि पुर्तगाल फुटबॉल खेलता है, इसलिए ब्राजील की फुटबॉल की टीम बहुत अच्छी है। चूंकि अंग्रेज क्रिकेट खेला करते थे, इसलिए हमें क्रिकेट सिखा के चले गए। क्रिकेट केवल उन्हीं देशों के अंदर खेला जाता है जहां पर अंग्रेजों का अधिकार रहा था। गिने चुने तो देश है, पर जो भी वो देश है वो अंग्रेज अधिकार वाले देश थे। 4 तो अपने वाले हो गए, जिसमें 3 तो अपने ही है। भारत अपना ही, पाकिस्तान बांग्लादेश अपने ही थे, बेटे पोते हैं। सिजेरियन ऑपरेशन के बाद में अलग हो गए, वो बात दूसरी है। श्रीलंका एक नीचे, अफगानिस्तान तक ही टेरिटरी हुआ करती थी, आजकल अफगानिस्तान खेलने लगा, तो ये 5 तो अपने वाले ही हो गए। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो आज भी मानते हैं कि हम तो ब्रिटेन के कॉलोनी है, राष्ट्राध्यक्ष डोमिनियन स्टेट है वो अपने आप में। तो 2 वो उधर वाले, साउथ अफ्रीका पे उनका कब्जा था, कीनिया और जिम्बाब्वे पर भी उनका कब्जा था। यही तो देश खेलते हैं, और इसके अलावा तो कौन सा देश खेलता है? एक खुद अंग्रेज है। गोरे व्यापारी टाइप के थे, एक वेस्ट इंडीज, तो उधर भी ये अंग्रेज चले गए थे, तो एक वो खेलते हैं। तो गोरे ऐसे खेल में विश्वास करते थे जिसमें ज्यादा यूं भाग दौड़न नहीं करनी पड़े। फुटबॉल उनको लगता था कि ये मजदूरों के खेल है, सबको भागना पड़ता है। क्रिकेट जेंटलमैन गेम था, और ये तो बहुत रूप बदल गया है, वरना गोरों वाली क्रिकेट वो थी। एक बैटिंग कर रहा है, एक बॉलिंग कर रहा है, सारे के सारे फील्डर पास में ही खड़े हैं, भागने वागने के काम नहीं होते। और टेस्ट मैच टाइप की, बॉलर दूर से भाग के आएगा, बॉल डालेगा, बैट्समैन बॉल को छोड़ देगा, विकेट कीपर के पास जाएगी, वापस बॉल फेंक देगा। उस टाइप की क्रिकेट हुआ करती थी। या शॉट भी तो पूरा कवर ड्राइव लगाना है, स्ट्रेट ड्राइव लगाना है, मिड विकेट पे खेलना है, तो कॉपी बुक स्टाइल के अंदर खेला करते थे।
यदि उस सीध में फील्डर खड़ा है तो फील्डर पकड़ लेगा, और यदि बॉल पीछे चली गई तो फील्डर नहीं भागेगा, बॉल बॉय लेके आएगा। बॉल बॉय होता है वो लेके आया करता था। भागने भागने के काम थोड़ी होते हैं। ये तो बाद में इन श्रीलंका वालों ने, वेस्ट इंडीज वालों ने, ये जो काले हैं ना, इन्होंने कहा साहब ये क्रिकेट थोड़ी है कोई, जयसूर्यान, कालू वितरणान, ये वेस्ट इंडीज वाले ने ये पढ़े, इन्होंने मारने शुरू किए बाद में। तो इनके देखा देखी बाकियों को लगा कि यार ऐसे किया जाना चाहिए, तरीका तो ये होता है। और इस चक्कर के अंदर बाद में क्रिकेट का रूप ही बदल गया। पर वो क्रिकेट हमें यही देखेंगे। पुर्तगालियों ने ब्राजील को फुटबॉल दी, इसलिए फुटबॉल की ब्राजील की टीम सबसे अच्छी टीमों के अंदर मानी जाती है। तो एक कारण यह था कि उन्होंने अपना फोकस पूरा किधर कर लिया, ब्राजील पे कर लिया। फिर ये जितने भी लोग आते थे ना, ये कहा गया कि भाई यूरोपियन पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगह पे जाके कब्जा कर रहे, ऐसा क्या मोटिवेशन था पीछे, ऐसा क्या इंस्पिरेशन था कि वो ये सब किया करते थे। तो किसी ने कहा 3G। उनकी जो 3G की पॉलिसी थी उसके चक्कर में हो गए थे। 3G क्या? एक तुम्हें गोल्ड चाहिए, मतलब व्यापार करेंगे, जितना व्यापार ज्यादा होता है सोना ज्यादा। धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, गोल्ड चाहिए सब जगह, हमारा ग्लोरी चाहिए। अपने आप जिन जिन देशों पर आपका झंडा होगा, आपके देश का नाम बढ़ेगा। ये 3G के अवधारणा के तहत वो जाया करते थे, और जहां भी जाते उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि यहां हमारे धर्म का प्रचार प्रसार तो हो। तो पुर्तगालियों ने भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की नीति अपनाई। समुद्र के आसपास में जो मछुआरे होते उनको बाइबिल पकड़ाना शुरू किया, यीशु के बारे में बताना शुरू किया। हालांकि कहते हैं कि शुरू शुरू में तो जब पुर्तगाली यहां पर आए थे तो पुर्तगालियों को इतना ही पता था कि दुनिया में दो ही धर्म होते हैं, या तो हम और या ईसाई, सॉरी या तो ईसाई और या इस्लाम। इस्लाम के बारे में वो जानते थे कि भाई ऐसे टोपी रखते हैं, ऐसे कपड़े रखते हैं, सब चीजें। जब इंडिया में आके उन्होंने देखा कि यहां पर तो लोग अलग प्रकार के, न तो ईसाई है और ना इस्लाम है, और ये तो मंदिर में जाते हैं और वहां माता जी की पूजा करते हैं। तो पुर्तगालियों ने अपने देश जाके कहा कि वो भी ईसाई है, इंडिया में भी ईसाई ही रहते हैं पर कच्चे हैं, पक्के नहीं है वैसा पूरे। और वो थोड़े मार्ग से भटक गए हैं, मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी है, आइडल वर्शिप करनी शुरू कर दी है उन लोगों ने। कहा कैसे? कहा जो अपने जीसस की मम्मी है मेरी, उस मेरी की वो पूजा करते हैं। उनको माता जी वाली फोटो देख के लगा कि ये मदर मेरी है उनकी। किसी अपने वाले ने बुला के समझाया तेरी नहीं है, ये जो मदर मेरी मान रहा है ना, हमारी है, और तुम्हारे वाली में हमारे वाली में पूरा अंतर है। तुम्हारे वाली यूं दयालुता की देवी तुम वैसे मानते हो, या हमारी वाली पैक लेती है, पैक झटके करवाती है ढंग से। तो उनको पता चला कि अच्छा ये लोग ईसाई नहीं है, तो इनको ईसाई बनाया जाए। तो कई बार वो जबरदस्ती ईसाई बनाने के काम करने लगे, मछुआरों को पकड़ के उनको जबरदस्ती ईसाई वगैरह बना देते, पैसे टक्के देके बनाने की कोशिश की। रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसी अपनाई, धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। और भारत इस मामले में बड़ा जोरदार देश रहा। वे तमाम लोग जिन्होंने धार्मिक रूप से भारतीयों के प्रति टॉलरेंस नहीं रखी होगी, उनको भारतीय कभी दिल से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। हमारे हर चीज में धर्म घुसा हुआ था, इसलिए हमें लगता है कि नहीं इधर छेड़छाड़ नहीं साहब, बाकी चीजों में छेड़छाड़ कर लो बोले। तो उनकी इस धार्मिक असहिष्णुता की नीति के हम लोग खिलाफ हो गए थे, इसलिए भी हमने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, और हमने उनके साथ ज्यादा कोई अपना संबंध बनाया नहीं, इसलिए भी नहीं टिक पाए वो। फिर अल्बुकर्क एक और गलत काम कर गया। यहां जब पोर्तुगीज रहते थे तो थोड़े थोड़े दिनों के अंदर ही जो बंदे होते हैं उनको छुट्टी चाहिए, हमें तो पुर्तगाल जाके आना है। अल्बुकर्क कहे भाई क्यों जाना है? तो साहब पीछे लुगाई टाबर है, कितने दिन हो गए उनसे अलग हुए, परिवार है। तो अल्बुकर्क ने कहा कि क्यों ना तुम लोग यहीं परिवार बसा लो। और उसने कहा कि हे पुर्तगालियों, तुम इंडियन लड़कियों से शादी करो, इससे एक तो धर्म का प्रचार होगा, जो भी लड़की अपने से शादी करके आएगी उसको ईसाई बना देंगे, अपनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, यहाँ के लोगों में घुल मिल जाएंगे, तो अपना सामान ज्यादा खरीदेंगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार और होगा।
एक लड़की ईसाई बनेगी तो अपने पियर वालों को बनाएगी, और यहाँ अपना परिवार बच जाएगा तो उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं। अपने वालों का भाई साहब लव जिहाद नहीं, बाकी सब चीजें स्वीकार है, ये लड़कियों से शादी करने वाली बातें नहीं। हाँ तुम देख लेना, तुम्हारे उधर कोई हो गोरी तो हमारे इधर ले आना, ताकि बच्चों की अगली नस्लें थोड़ी सुधर जाए, टाबर गोरे हो जाए। हम नहीं करेंगे। तो अल्बुकर्क ने जो ये पॉलिसी अपनाई थी, हमने इसका भी विरोध किया था। तो 3-4 बातें सीधी सीधी कि अरबों ने विरोध किया, पुर्तगालियों खुद को ब्राजील में सोना मिलने लग गया था, पुर्तगालियों की जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी उसकी वजह से भी हम नाराज थे, और अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए पुर्तगालियों का, इससे हम और नाराज हो गए। हम पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों ने भारत में कौन कौन सी नीति अपनाई है। पुर्तगालियों ने हमारे समुद्र पे अधिकार किया था, समुद्र का व्यापार हम करेंगे, स्थल मार्ग के व्यापारों पर अंदर जाकर व्यापार करने की कोशिश नहीं की उन्होंने। समुद्र वाले व्यापार पे कब्जा किया उन्होंने, समुद्र पे कब्जा कर लिया था। इसको उनकी द ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। कोई पूछेगा कि भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई थी, आप कहना कि वो नीति पुर्तगालियों के द्वारा अपनाई गई थी। अरब सागर या हिंद महासागर ही मैं कहूं पूरा, तो हिंद महासागर पर उनकी मोनोपोली थी। इसमें तो कोई भी कुछ भी करेगा तो हमसे पूछ के करेगा। अरब सागर पे कब्जा कर लिया उन्होंने। अपने राजा ज्यादातर स्थल पे ही ध्यान देते रहे, मैं इस जगह पे कब्जा कर लूं, उस जगह पे कब्जा कर लूं, समुद्र की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और उन्होंने समुद्र पे कब्जा कर लिया। आपको समुद्र में मछलियां पकड़नी है, पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ेगी, पुर्तगालियों को टैक्स देना पड़ेगा। आपको समुद्र में यात्रा करनी है, पुर्तगालियों को टैक्स देना पड़ेगा। आपको समुद्र में जाके बिजनेस करना है, पुर्तगालियों को टैक्स देना पड़ेगा। बिना पुर्तगालियों को टैक्स दिए आप आगे जा ही नहीं सकते हो। इतना भयंकर सिस्टम बना दिया था। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में अजय देवगन जो कि सुल्तान मिर्जा बना हुआ है, वो बाकी गुंडों के बीच में जब विभाजन करता है कि तुम यहां से हफ्ता वसूली करोगे, तुम यहां से हफ्ता वसूली करोगे, तुम यहां से हफ्ता वसूली करोगे, सब जगह बांट देता है, तो वो कोई पूछता है कि सुल्तान फिर तुम्हारे पास क्या रहेगा, और सुल्तान मिर्जा कहता है कि इन लहरों पे मेरा अधिकार है। एग्जैक्टली पुर्तगालियों ने उस अरब सागर की मचलती हुई लहरों पर अपना अधिकार कर लिया था। जो भी समुद्र में जाएगा वो हमसे कार्ड लेके जाएगा, बिना कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगी आपको। उस कार्ड को बोलते कार्ड, पुर्तगाली भाषा में कार्ड जो जाया करता था। हर काम के लिए कार्ड देते और उसके पैसे लिया करते, टोल टैक्स टाइप का था। इवन कहते हैं कि अकबर जब 1570 में अपने गुजरात जीतता है तो अकबर का कभी समुद्र नहीं देखा हुआ था। तो लोगों ने कहा साहब यहां समुद्र और है, ये समुद्र क्या होता है? अरे अब दूर दूर तक पानी पानी पड़ा रहता है, मैं समुद्र देखना चाहता हूं। और अकबर जब अरब सागर के नजदीक पहुंचा, कैम्बे की खाड़ी के आसपास में, जब वो यहाँ पे देखने के लिए गया, तो वहां आगे पुर्तगालियों का टोल टैक्स का अड्डा बना हुआ था। उनका भाई साहब ध्यान किधर है, टोल इधर है, ये क्या लफड़ा है? इसको देखने के लिए तो टैक्स देना पड़ेगा। भारत के मुगल बादशाह तक से उन्होंने टैक्स ले लिया था। तो अकबर को भी अरब सागर देखने के लिए कार्ड लेना पड़ गया था। पुर्तगालियों द्वारा जारी अनुमति पत्र द्वारा ही पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया अनुमति पत्र, जिसके तहत अकबर को अरब सागर देखने हेतु कार्ड लेना पड़ा था उनके द्वारा। तो दो बातें याद रखना, समुद्र पे उनका कब्जा था, समुद्र में किसी भी एक्टिविटी के लिए उनसे कार्ड लेना पड़ता, परमिशन लेटर लेना पड़ता। इस परमिशन लेटर को वो क्या बोलते थे? कार्ड बोलते थे। फिर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे पास एक मेरी छोटी सी नाव है, मैं समुद्र में जाके बिजनेस करना चाहता हूं। मैं गया मेरी नाव लेके, पुर्तगालियों को मैंने रुपए जमा कराए, कार्ड लिया, कार्ड लेके मैं जैसे ही समुद्र के पास गया तो वहां पुर्तगालियों की आर्मी खड़ी रहती, नेवी बोले हम उसको, नौसेना खड़ी रहती। और रुक जा एक बार, अभी नहीं जाना। तो क्यों नहीं जाना? मैंने वो कार्ड ले लिया आपके। ना, अभी क्या टाइम हुआ है? 11 बजे, 2 बजे रवाना होना। क्यों 3 घंटे में क्यों वेट करूं? 2 बजे क्यों रवाना होना है? हमारे जहाज जाएंगे, उन जहाजों के साथ तुम जाएगा, अकेला नहीं जा सकता। क्यों भाई? मैं अकेला चला गया तो लूट लेंगे कोई समुद्र में। कौन? तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, समुद्री लुटेरे तुम्हें समुद्र में लूट लेंगे। तो 2 बजे क्या हो जाएगा? तो हमारे जहाज जब जाएंगे तो उनके साथ तू जाएगा, और हमारे जहाजों के साथ हमारी नेवी जाएगी। इस समुद्र में सुरक्षा देने के अधिकार पुर्तगालियों ने शुरू किए, और था भी। जब समुद्र हमारा है तो यहाँ की प्रजा हमारी है, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। इसको बोलते अरमाडा सिस्टम। उनकी भाषा का शब्द अरमाडा, जिसका अपने हिंदी में मतलब होता है काफिला। तो काफिले के एक साथ जाएगा, पूरे 10-15 जहाज एक साथ जाएंगे, ताकि कोई लूटपाट नहीं कर सके, क्योंकि उनके साथ उनकी नेवी होगी, सिक्योरिटी उनके साथ में होगी।
समुद्र की कब्जे की नीति, ब्लू वाटर परमिशन लेटर, कार्ड्स, जहाज एक साथ जाएंगे, सुरक्षा मिलेगी उनको, आर्माडा सिस्टम। अब भारत में बड़े जहाजों का निर्माण ही पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया। जब पुर्तगाली ये बिजनेस करने लगे तो अपने वालों को लगा यार ये बिजनेस हमें भी करना चाहिए, पर हम समुद्री व्यापार करते ही नहीं थे, तो अपने पास बड़े जहाज भी नहीं थे, तो ये पुर्तगालियों ने ही सिखाए। उन्होंने सबसे पहले बड़े जहाज बनाने शुरू किए अपने यहाँ पर, और फिर अपने वहां से खरीदते थे। तो भारत में बड़े जहाजों का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो कौन थे? पुर्तगाली। अब उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बाइबिल बांटनी। बाइबिल वहां से कितनी के लेके आए वो? तो फिर उन्होंने कहा प्रिंटिंग प्रेस लगाओ। 1556 में उन्होंने गोवा के अंदर पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी। पहले दिलीप सर जब पढ़ाते तो कहा करते थे कि इधर 1556 में अकबर का राज तिलक हो रहा था, जो कि भारत के अंदर एक महान मुगल साम्राज्य को ढंग से स्थापित करने जा रहा था। उधर गोवा के अंदर पुर्तगाली धड़ाधड़ बाइबिल छाप रहे थे ताकि ईसाई धर्म का और अधिक प्रचार प्रसार किया जा सके। तो प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले वही छापते हैं वहां, लगाते हैं वहां पे। धार्मिक पुस्तकों के लिए लगाई थी शुरू में तो उन लोगों ने। ब्राजील से उन्होंने 2 नई फसलें सीखी थी, तंबाकू और मक्का। इनकी खेती भारत में उन्होंने शुरू करवाई थी। या आप लोगों के जेब में जो भी नटराज और मिराज है, उसके लिए पुर्तगालियों का लाख लाख धन्यवाद बोलिए कि वही ये लेके आए थे ताकि आप नाइट में ढंग से पढ़ सको और आपको नींद नहीं आए। और देखिए कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे कि पुर्तगाली भारत के अंदर लाए ये तंबाकू की और मक्का की खेती भारत के अंदर लेके आए, और बहुत थोड़े समय में भारत में उन्होंने पॉपुलर कर दी। और क्या मार्केटिंग रही होगी कि वो इस बात को पकड़े कि भारत में कहा जाता यथा राजा तथा प्रजा, कि जैसा राजा है वैसी प्रजा है। इसलिए राजा को यदि सिखा दी तंबाकू तो बाकी वाले अपने आप सीख जाएंगे। इसलिए अपने अकबर और जहांगीर दोनों जर्दा कूटते थे, दोनों जर्दा खाया करते थे। उन्होंने जब मुगल बादशाहों को सिखा दी तो बाकी वाले सीख नहीं थे। ये 2 तो है, मैं और बताता हूं आपको। आलू की फसल वही लेके आए थे। मिर्च नहीं होती थी पहले अपने, वही लेके आए थे। अब आप कोई पूछोगे सर फिर सब्जी में क्या डालते थे? तो सब्जी बनाते कौन थे? अपने सब्जियां होती नहीं थी, तो रावड़ीन, खाटोन, छान ये बनाया करते थे। और मिर्च यदि डालते भी थे तो ऊपर से डालते थे। सब्जी पूरी बन गई उसके बाद जैसे नमक नहीं डालते ऊपर से, ऐसे मिर्च डालते। अपने मिर्च वाला काम ही काली मिर्च से उससे चलाया करते थे। ये मिर्च उन्होंने सिखाई। और फिर हम कितने सीखे कि अब तो बिना मिर्च के तो हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगे। खूब सारी जब मिर्चें होती हैं, मुंह बड़े, तब जाके मजा आता है अपने को, हाँ अब कुछ आया, एकदम सही है। आलू भारत का जो मुख्य व्यंजन बन गया। स्टूडेंट लाइफ में तो यही एकमात्र सब्जी बचती है। टिफिन वाले हर सब्जी के अंदर आलू ही भेजते हैं। वो आलू ये बेचारे पुर्तगाली देके गए थे हमें। फिर उनके जो मकान बनाने की स्टाइल थी वो बहुत अलग थी। स्थापत्य कला की गोथिक शैली वही लेके आए थे। क्या थी गोथिक शैली? मेहराब नुकीली हुआ करती थी। कभी आप चर्च के गेट देखना, हमेशा आपको ऐसे मिलेंगे कि नुकीली मेहराब वाले गेट हुआ करते थे। पहले हिंदू स्टाइल केवल ये थी, लेंटल बोलते सहतीर। फिर जब मुस्लिम आए तो वो ये मेहराब वाला लेके आए थे, वो थोड़े स्टाइलिश यूं लेके आए थे। और ये आपके ईसाइयों वाला जो चर्च के गेट ना आपके बने होते, जब ये ऊंची होगी ना, नुकीली मेहराब हो जाएगी, तो छतें बहुत ऊंची ऊंची हुआ करती थी। बिल्डिंग की छत बहुत ज्यादा ऊंची, बहुत छतें बहुत ऊंची थी। सजावट बहुत डीप डेकोरेशन किया करते थे। 3 विशेषताएं थी। ये बारीक सजावट है, नुकीली मेहराब, ऊंची छतें और बारीक सजावट। मैंने बताया कि वो लोग आपके यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने यहाँ पर आए थे सेंट जेवियर। सेंट जेवियर को इसीलिए लेके आए थे। गोवा में अभी इनकी समाधि बनी हुई है, इनकी लाश वहीं पे रखी हुई है गोवा में, अभी भी सुरक्षित करके रख रखी है उन्होंने। उनका एक गवर्नर था अल्फांसो डी सूजा। अल्फांसो डी सूजा के साथ में 1542 के अंदर सेंट जेवियर भारत आया था। मैंने बताया कि शुरू के अंदर ये लोग एजुकेशन और चिकित्सा पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। इसलिए ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार किया होगा कि बाद में भी यदि ईसाई मिशनरियों के नाम से कोई भी स्कूल खोलो तो स्कूल चल जाती है। इसलिए सेंट जेवियर, सेंट एंसलम, सेंट एडमंड, सेंट पॉल, सेंट पीटर, ऐसे कोई भी स्कूल खोल लो और लोग धड़ल्ले से अपने पढ़ते हैं वहां पे जाके, कैसे कैसे जैसे तैसे करके यहाँ पे एडमिशन हो जाए। है तो वहां के संत। मैं कहता हूँ यही हम स्कूल खोले, संत तेजाजी महाराज, संत बाबूजी महाराज, संत रामदेव जी महाराज, तो कोई एडमिशन ही नहीं ले यार। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि ये आकर्षण क्यों है उधर वाला। और किसी टाइम में नर्सिंग तो सारी लड़कियां होती ईसाई लड़कियां थी अपने, किसी टाइम में सारी केरला की, बंगाल की ईसाई लड़कियां यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ के अंदर मिलती थी। धीरे धीरे हम जैसे आप जैसे लोगों ने
और इस दूसरे फील्ड में भी आना शुरू किया। तो सेंट जेवियर पहला पुर्तगाली पादरी था जो अपने यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। आप पढ़ना इन पुर्तगालियों के बारे में, कल हम यहाँ से और स्पीड पकड़ेंगे। आज शुरुआती क्लास थी इसलिए थोड़ी बात बताइए आपको। थैंक यू।